मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़कर वही बात बोली। मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। इसी तरह एक एक करके सभी भाइयों ने बारी बारी से बहन की छाती में लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, परंतु बहन हर बार यही बात कहती रही। 6 भाई तीर मारने में असफल रहे। अब 7वें भाई की बारी थी। सभी भाई छोटे भाई के पास गए। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, छोटे, अब तू निशाना लगा। नहीं भैया, मैं निशाना नहीं लगा सकता। मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता। देख छोटे, अगर तुम निशाना नहीं लगाओगे या तुम्हारा निशाना चूक गया तो हम सभी भाई मिलकर बहन के साथ साथ तुम्हें भी मार देंगे। बहन ने छोटे भाई की जान के बदले में अपनी जान न्यौछावर करने और अपने छोटे भाई को बचाने का निश्चय किया और कहा, मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो, तुम्हारा तीर मेरे छाती में लग जाए, मारो भैया। छोटे भाई ने रोते रोते तीर चलाया और उसका तीर बहन के छाती में जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण निकल गए। छोटा भाई बहुत ही दुखी था। वह अपने अंदर घुटकर भाई ने मिलकर अपनी बहन के शरीर को नीचे उतारा। 6 भाइयों ने मिलकर बहन के शरीर को टुकड़ों में काटने लगा। छोटा भाई वहाँ पर आया और कहने लगा, मेरे बहन के शरीर को मत काटो, मेरे बहन के शरीर को मत काटो। बड़ा भाई ने सोचा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। हाँ, इसको लकड़ी के लिए भेज देता हूँ, वह भी छोटा सा रस्सी देकर। फिर देखता हूँ कैसे लकड़ी लापता है। फिर यह जंगल की तरफ उलझ कर रह जाएगा। फिर हम आराम से बहन के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर पाएंगे। सुन छोटे, ये रस्सी लेकर जा और बहुत सारी लकड़ियां जल्दी लेकर आना। अगर लकड़ियां नहीं ला पाया तो तुझे भी मारकर पकाकर खा जाएंगे। अब छोटा भाई जंगल की तरफ चला जाता है और लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है। कुछ ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। अब उसने सारी लकड़ियों को बांध कर लाना चाहा, पर उसके बड़े भाई ने उसे बहुत छोटा सा रस्सी दिया था, जिसकी वजह से वह लकड़ियों को बांध नहीं पा रहा था। फिर वो उसी जगह बैठकर रोने लगा। तभी उसके सामने एक नाग सांप आया और कहने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बड़े भाई ने बहुत सारी लकड़ी लाने को कहा है और रस्सी बहुत छोटी सी दी है। अगर मैं यह सारे लकड़ियां नहीं ले गया तो मेरे भाई मुझे जान से मार डालेंगे। अच्छा, तुम रो मत, मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। मैं तुम्हारे लकड़ियों को अपनी शरीर से लपेट लेता हूँ, लेकिन तुम लकड़ियों को ले जाकर पटकना मत, चुपके से रखना। फिर सांप ने लकड़ी को अपने शरीर से लपेट लिया। फिर छोटा भाई लकड़ी लेकर के आ गया। छोटा भाई बड़ा भाई के पास गया तो बड़ा भाई ने कहा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? तुझे तो मैं लकड़ियां लाने के लिए भेजा था ना। बड़े भैया, मैं लकड़ियां ले आया हूँ। बड़े भाई ने देखा तो सच में छोटे भाई ने बहुत सारी लकड़ियां ला ली थी। बड़े भाई ने सोचा, ये तो फिर से काम करने नहीं देगा, इसको और किसी काम में उलझाना पड़ेगा। इसको मैं छेद वाला मटका दे देता हूँ और पानी लाने के लिए कहता हूँ। फिर देखता हूँ छेद वाला मटका में कैसे पानी ला पाता है। ये तुम उस मटकी को ले जाओ और नदी से पानी लेकर आओ। अगर तुम मटके से पानी नहीं ला पाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भैया, पर इस मटके में तो 4 छेद है। छेद वाले मटके से मैं कैसे पानी ला पाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इसी मटके से पानी लाना होगा। फिर छोटा भाई नदी की तरफ चले जाता है। वह नदी पर जाकर रोने लगता है। कछुआ नदी से बाहर आता है। तुम रो क्यों रहे हो? मेरे बड़े भाई ने मुझे इस छेद वाले मटके से पानी लाने के लिए कहा है। मैं छेद वाले मटके से कैसे पानी ले जाऊं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे मटके में घुसकर छेद वाले जगह में चिपक जाता हूँ, जिससे पानी बाहर नहीं आएगा और तुम आराम से पानी ले जा सकते हो। कछुआ मटकी में घुसकर छेद वाले जगह पर चिपक जाता है। फिर छोटा भाई नदी से मटके में पानी भर लेता है। पानी भरते समय 2 मछली और एक केकड़ा पानी के साथ मटकी में घुस जाता है। छोटा भाई पानी लेकर आता है तो देखता है उसके बड़े भाई लोग बहन के मांस को बड़े शौक से पका रहे थे। वह सोचने लगा, ये लोग बहन का मांस पका रहे हैं। पकाने के बाद सभी लोग खाएगा और मुझे भी खाने के लिए बोलेगा, लेकिन मैं अपनी प्यारी बहन का मांस नहीं खा पाऊंगा।
और अगर नहीं खाऊंगा तो अन्य भाई मुझे जान से मार देंगे। अब मैं क्या करूं? तभी उसे मटकी में 2 मछली और केकड़ा दिखाई देता है। वह चुपके से बनते हुए मांस में अपने साथ लाई मछलियाँ और केकड़े कड़ाही में डाल दिए और अपना खाने का जुगाड़ कर लिया। जब चावल और मांस तैयार हो गया तो छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। जब सभी लोग खाना खा रहे थे तब सबसे छोटे भाई ने अपनी बहन की मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली चावल खाने लगा। जब सभी लोग बहन की मांस खाता, छोटा भाई मछली की मांस खाता। जब सभी लोग बहन की हड्डी को खाता तो छोटा भाई केकड़े को खाता। जब सभी ने बहन के शरीर का मांस खाकर अपना पेट भर लिए तो बड़े भाई ने 7वें भाई को कहा कि सुन छोटे, सारा जूठन साफ कर दो। छोटा भाई जो बची खुची हड्डियां और शरीर के अन्य भाग है इकट्ठा करके जमीन में गाड़ के ऊपर से मिट्टी ढक दिया। दिन बीतते गए। कुछ वर्ष के बाद जहाँ पर मिट्टी में बहन के मांस के टुकड़े और हड्डियां गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दिया था, उस स्थान पर एक बहुत सुंदर बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहाँ बांसों का एक झुंड बन गया। एक बार एक महात्मा उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उन्होंने बांस का पौधा देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बांस के एक हिस्से को काटकर एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और वह उसे बजा बजाकर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। महात्मा भिक्षा मांगने के लिए उसी गांव में गए जहां उसके सभी भाई रहते थे। उस समय सभी 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, जबकि सबसे छोटा भाई कंवारा था। जब महात्मा सबसे बड़े भाई के घर गए और बांसुरी बजाते हुए भिक्षा मांग रहे थे, तब बांसुरी से आवाज आ रही थी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजरे, बांसुरी दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजरे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बांसुरी से बार बार निकल रही इस तरह की आवाज से बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। उसने अपने पत्नी से महात्मा को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। उसकी पत्नी ने जल्दी से भिक्षा देकर महात्मा जाने को कहा। इसी तरह महात्मा सभी बड़े 6 भाइयों के द्वार पर गए और भिक्षा मांगते सभी के द्वार पर कदम रखते ही बांसुरी से स्वयं यह आवाज आने लगती। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर महात्मा को विदा करने को कहा। बाजो रे बांसुरी मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है। बाजो रे बांसुरी यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। महात्मा की बांसुरी से